Myself Shilpa Katawale from ACS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. We have already started asexual reproduction in lower and higher plant, and today we will discuss about the development of seed and fruit or formation of seed or fruit. सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. The goal of reproduction in every living organism, including plants, is to create offspring for the next generation. Simply, reproduction का गोल क्या है कि हमारी प्रोजेनी, हमारी स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन एग्जिस्ट हो पाए, हमारी जैसी ही स्पीसीज भविष्य में हो, ये गोल है रिप्रोडक्शन का. और हमारे जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स तैयार हो, इसलिए वो सीड जर्मिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट. हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, तो हम यहाँ पे प्लांट और सीड के बारे में ही बात करेंगे. वन ऑफ द वे दैट प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज बाय फॉर्मिंग सीड. अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि प्लांट डेवलप होने के या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वेज हो सकते हैं, जिनमें से एक है सीड फॉर्मेशन. एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन का टाइप पाया जाता है. फ्लावर्स मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट. अब यहाँ पर बोला गया है, अब हम एंजियोस्पर्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो हमें पता है एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स जब आते हैं तब वहां पर पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन मेथड, वो खुद से ही हो जाता है. बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज नेसेसरी ऑफ द एजेंसीज, आइदर बायोटिक और अबायोटिक. अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एजेंसीज का होना बहुत जरूरी हो जाता है. फिर आप बायोटिक की बात करें या फिर अबायोटिक की बात करें. बायोटिक में इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, अबायोटिक में वाटर आता है, विंड आता है. तो ये फैक्टर्स, ये एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती है पोलन ग्रेन को एंकर से स्टिग्मा तक कैरी करने के लिए. सीड development is initiated by fertilization. We have already discussed in the previous class. हम previous class में ये पढ़ चुके हैं कि fertilization के just बाद, उसके बाद ही यहाँ पर सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट मेल गमीट फ्यूज होता है एक के साथ, which is responsible for the development of embryo, and second male gamete fuses with the secondary nucleus, which is responsible for the endosperm development. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करेगा. मतलब यहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. The integuments of the fertilized ovule persist and get transformed into seed coat of the mature seed. Ovule contains integument, nucellus, embryo sac, egg nucleus, antipodal, secondary nucleus. तो इनमें से integument जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद, एक फर्टिलाइज होने के बाद वहां पर जैसे कि वैसे ही रहता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड बन जाता है और सीड कोट फॉर्मेशन का काम होता है. हार्ड बनने के बाद वो सीड को प्रोटेक्ट करे. सीड फॉर्मेशन का काम तो एम्ब्रियो साइड में होने वाला है. इट लुक लाइक दिस इज एम्ब्रियो साइड एंड दिस इज इंटेग्यूमेंट्स. तो सीड का फॉर्मेशन तो यहाँ पर होने वाला है, तो सीड को प्रोटेक्शन चाहिए. फिर प्रोटेक्शन कौन देगा? तो इंटेग्यूमेंट जो है ये खुद सीड कोट तैयार करना शुरू कर देते हैं, और जब ये सीड कोट तैयार करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है सीड को यहाँ पर मिल जाएगी. इस तरह से इंटेग्यूमेंट्स
enlarged in size. अब जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ओवरी का साइज जो है यहाँ पे बढ़ता है, वो साइज को बढ़ाती है, ओवरी अपने साइज को यहाँ पर इनलार्ज करती है. दे सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन, स्टाइल, स्टिग्मा फॉल्स ऑफ एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फ्लावर का काम कहाँ तक था? फर्टिलाइजेशन होने तक. फर्टिलाइजेशन के बाद हमें सेपल, पेटल, कैलिक्स, इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. अब हमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो जो मिला है या फिर हमें एंडोस्पर्म जो मिला है, इनका सीड में और फ्रूट में डेवलपमेंट कराना. हमारा मोटिव यही है कि सीड का फॉर्मेशन हो और फ्रूट का फॉर्मेशन हो. तो सारे के सारे जो एसेसरी एसेंशियल्स पार्ट्स है वो सारे के सारे फॉलो हो जाएंगे. यहाँ पे उनका जो रोल है वो यहाँ पर फिनिश हो गया है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं. और पूरी जो है ये फ्रूट में डेवलप होना स्टार्ट कर देती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ओवरी वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प. ओवरी वॉल जो है ये पेरिकार्प में चेंज होती है. मींस फ्रूट की वॉल, जो फ्रूट हम खाते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होता है दैट इज पेरिकार्प, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं. विच मे or may not be differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp. अब ऐसा हो सकता है हम सारे के सारे कवरिंग पकड़ के यहाँ पे पेरिकार्प बोल रहे हैं, but in some fruits pericarp divided into 3 layers or 3 walls. 3 walls में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूश हो सकती है पेरिकार्प. तो इसके डिस्ट्रीब्यूश पार्ट जो है उनका नाम दिया है एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. In some cases there will be 2 walls. कभी कभी 2 walls भी प्रेजेंट हो सकती है, कभी कभी 3 भी हो सकती है, कहीं कहीं पर ऑल ओवर सिर्फ पेरिकार्प भी प्रेजेंट हो सकती है. पेरिकार्प is initially green in color, on ripening become orange, red, purple, yellow, etc. अब हमें पता है, हम फ्रूट देख चुके हैं किस किस कलर के होते हैं. अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, ब्लूबेरीज वगैरह हम देख चुके हैं. तो जो वॉल होती है फ्रूट की वो स्टार्टिंग में ग्रीन ही रहती है. जब फ्रूट यंग वन रहता है हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं. बट ऑन द राइपनिंग जब वो पकता है ऐसा हम बोलते हैं, तो फ्रूट गेट इट्स ओन कलर. वो फ्रूट प्रॉपर किस कलर का है तो वो कलर फ्रूट को आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. ईच ओव्यूल इन द ओवरी एनलार्जेस इन साइज. ओव्यूल का साइज भी ओवरी में बढ़ रहा है. आउटर इंटीग्यूमेंट बिकम थिक एंड हार्ड आउटर सीड कोट कॉल्ड टेस्टा. जो भी आउटर दो इंटीग्यूमेंट होते हैं, बाइटेग्यूमेंट होता है ओव्यूल, हमको पता है एंजियोस्पर्म में. तो आउटर जो इंटीग्यूमेंट है वो थिक और हार्ड आउटर सीड कोट तैयार करता है जिसको हम टेस्टा बोलेंगे. द इनर इंटीग्यूमेंट चेंजेस इनटू थिक इनर सीड कोट दैट इज टेगमेंट. The small, soft and succulent ovule become dry and hard seed after fertilization. यहाँ पर बोला गया है जो ओव्यूल था हमारा, जो ओव्यूल था, जो सॉफ्ट था, सिक्युलेंट मतलब थोड़ा वाटर पकड़ के रख रहा था, तो ये अब यहाँ पर ड्राई बन जाएगा और हार्ड बन जाएगा. अब हार्ड क्यों बनना है उसको? क्योंकि उसको अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखना है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं. फ्रॉम द एनी मैकेनिकल इंजुरी, किसी भी मैकेनिकल इंजुरी से उसको अपने ओव्यूल को, सीड को, अपने ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखना है. इसलिए ओव्यूल जो है यहाँ पे ड्राई बन जाएगा और हार्ड भी बन जाएगा और ये टोटली कन्वर्ट हो जाएगा सीड में. न्यूसेलस इन द ओव्यूल may persist in some genera like black pepper, beet as a thin upper layer, the perisperm. यहाँ पर कभी-कभी न्यूसेलस जो है ओव्यूल में रह सकता है, persist हो सकता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी है जैसे ब्लैक पेपर वगैरह है, बीट वगैरह है. इनमें हो सकता है कि न्यूसेलस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो, प्रेजेंट है. The cotyledons in some non-endospermic seeds act as a food storage and in others they are the first photosynthetic organ. कभी-कभी क्या होता है नॉन एंडोस्पर्मिक में cotyledons
प्रेजेंट है वही एक्ट करते हैं एज अ फूड स्टोरेज, और किसी किसी स्पीसीज में वो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बनकर भी एक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबाइल परसिस्ट अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट टू अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग। अब आपको पता है जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो हम पढ़ चुके हैं दिस इज एम्ब्रियो साइट एंड दिस इज इंटीग्यूमेंट लीव अ स्मॉल ओपनिंग हियर। यहाँ पर एक छोटी ओपनिंग जो है ये छूट गई थी एंड दिस इज नोन एज माइक्रोबाइल। इसी को हम माइक्रोबाइल बोलते हैं, जहाँ से पोलर ट्यूब ने एंट्री ली थी और मेल गमेट को एम्ब्रियो साइट में रिलीज किया था। वही माइक्रोबाइल जो है अब मदद करेगी सीड जर्मिनेशन में। These small pore act as a pore which allow the water for the soaking of the seed. जब सीड का जर्मिनेशन का टाइम आता है, जब सीड को पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर वो वाटर एब्जॉर्ब जो होता है सीड में, वो इस रीजन से ही होता है। These small pore responsible for the seed soaking. तो ये जो माइक्रोबाइल है ये प्रोवाइड करता है एक स्मॉल पोर, वहीं से वाटर की एंट्री होती है सीड में और बाद में सीड जो है यहाँ पे सोक हो जाती है और आगे की प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगी। फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड। अब फ्रूट फॉर्मेशन जो है ये साइड बाय साइड चल रहा है, सीड फॉर्मेशन भी शुरू है, फ्रूट फॉर्मेशन भी शुरू है, बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द हार्मोन। बहुत जरूरी है कि वहां पे हार्मोन्स एक्ट करें। बहुत से ऐसे हार्मोन्स है फ्रूट राइपनिंग में, सीड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, after fertilization, the zygote is formed and the ovary begins differentiating into fruit and ovary wall develops into pericarp. Fertilization के बाद ओवरी जो है यहाँ पर फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है और ओव्यूल जो है सीड फॉर्मेशन में डेवलपमेंट होना चालू करता है। तो ओवरी की वॉल जो है, ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प which later on differentiated into 3 layers. Pericarp is basically 3 layers which get differentiated in the fleshy fruit like mango, coconut, etc. हम अभी पढ़ चुके हैं पेरिकार्प डिस्टिंग्विश होता है 3 layers में, नहीं भी हो सकता है, स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि पेरिकार्प 3 लेयर में डिस्टिंग्विश होगा कि नहीं, और अगर होगा तो उसके कुछ एग्जांपल्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंगो एंड कोकोनट एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट। अब फ्रूट और सीड के इम्पोर्टेंस क्या है सिंपली यहाँ पर हम बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम दूसरा प्लांट कैसे लगा सकेंगे? हमको तो सीड चाहिए, और सीड फॉर्मेशन होने के लिए तो हम इतना बड़ा चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हाई प्लांट्स। दिस इज a large chapter in our course। हमारे कोर्स में सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और हम पूरा चैप्टर इसलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि सीड का फॉर्मेशन हो और फ्रूट का फॉर्मेशन हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सीड को। फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। फ्रूट जो है सीड के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड इन इमैच्योर कंडीशन। फ्रूट जो है ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। जब सीड का डेवलपमेंट चालू रहता है उसको न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रोवाइड करता है, और फ्रूट की जो कवरिंग है वो पूरी तरह से सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पता है सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही होती है हमेशा। इसका मतलब क्या है? फ्रूट सीड को हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सीड्स सर्व्स एज इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग ऑर्गन यूनिट ऑफ प्लांट। अब सीड जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो अपनी स्पीसीज को प्रोपेगेट कर सकता है जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स हमने अगर मैंगो प्लांट लगाया है तो मैंगो प्लांट में बहुत सारी सीड्स आएंगी जो मैंगो सीड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल
करते ही है। बिकॉज क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उनको अपनी स्पीसीज जो है फ्यूचर में एग्जिस्ट रखनी है, वहां पर रहनी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करनी चाहिए। इसलिए सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर द डिस्पर्सल एंड द सेफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज। अब सीड का डिस्पर्सल कैसे होगा? बहुत सी ऐसी सीड्स है जो प्लांट में रहकर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होने की वजह से अपने आप ही डिस्पर्स हो जाती है, डिहिस्ट हो जाती है, अपने आप से सीड्स जो है वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है। अलग अलग प्लांट के अलग अलग मैकेनिज्म्स है, डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स है, तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। नाउ डॉर्मेंसी मींस रेस्टिंग फेज। सीड जो है ये इनका एक रेस्टिंग फेज होता है, उस टाइम पे ये कभी जर्मिनेट नहीं होते, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। Dormancy is a state of metabolic arrest that facilitates the survival of organism during adverse environmental condition. डॉर्मेंसी एक ऐसी स्टेट है, सीड अपने सारे गुण, जिसको बोलते हैं कि वो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, या फिर सीड को अब इस माहौल में जर्मिनेट ही नहीं होना है। ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे डॉर्मेंसी बोलते हैं, डॉर्मेंसी ऑफ द सीड। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडैप्टिव मैकेनिज्म फॉर द सर्वाइवल इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। ऐसा सीड ने खुद में डेवलपमेंट करा हुआ है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब सीड का वैसा स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अडैप्टिव चेंजेस, जो अडैप्टेशन उसने डेवलप की है सीड ने। पर्टिकुलर सीड को किस टाइम पे कौन सी कंडीशन में डेवलप होना है वो खुद डिसाइड करेगा। मैच्योर एंड वायबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अब सीड मैच्योर है, कंडीशन भी फेवरेबल है, अब तो सीड जर्मिनेट होनी चाहिए। बट अगर सीड को लगता है कि मुझे जर्मिनेट नहीं होना है तो वो जर्मिनेट नहीं होगी। डॉर्मेंसी इज द मैकेनिज्म व्हिच इज डिसाइडेड बाय द सीड ओनली। कंडीशन फेवरेबल ही क्यों ना हो, सीड मैच्योर ही क्यों ना हो, बट सीड को ऐसा लग रहा है कि उसको जर्मिनेट नहीं होना है मैच्योर होने के बाद भी, तो वो जर्मिनेट नहीं होगी। एंड दे आर डिस्पर्स्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। और डॉर्मेंसी के टाइम पे ही सीड जो है वो डिस्पर्स होती है। डिस्पर्स मतलब स्प्रेड होती है एनवायरमेंट में, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कौन से सीजन में कौन से प्लांट्स लगते हैं, कौन से सीड के लिए या फिर कौन से प्लांट के लिए कौन सा सीजन फेवरेबल है, हम पर्टिकुलर उसी टाइम पे उस सीड को लगाएं। दैट इज डिस्पर्सल टाइम। वायबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड। वायबल सीड मींस जो जर्मिनेट हो सकती है, ऐसी सीड जब उसकी डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होता है, सीड का जब डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होता है तभी वो जर्मिनेट हो सकती है। जब सीड अपना जर्मिनेशन पीरियड खत्म कर देगी, नहीं मुझे अब डॉर्मेंसी पीरियड नहीं रखना है, अब मुझे जर्मिनेट होना है, तभी वो सीड जर्मिनेट होगी और तब उस सीड से हमें एक न्यू प्लांट मिलेगा। तो ऑल ओवर हम यहाँ पर बोल सकते हैं डॉर्मेंसी मीन्स रेस्टिंग फेज व्हिच इज डिसाइडेड बाय द सीड।